नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, हम आज बात करेंगे सेकेंड ग्रेड की सामाजिक विज्ञान जिनका सब्जेक्ट है और इतिहास में विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएससी हर बार प्रश्न पूछती है। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है और नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है। तो विश्व इतिहास की जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ। कुछ क्लासों में टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित आपका कॉन्सेप्ट अगर कमज़ोर है या आपका इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं है, तो वो रुचि इस क्लास को देखने के बाद आपका इंटरेस्ट भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो पूरी क्लास को देखिए। सेकेंड ग्रेड एग्जाम में आरपीएससी हर बार इसमें से प्रश्न पूछती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को देखिए। पूरी क्लास को देखने के बाद आपके विश्व इतिहास का जो डर है वो डर समाप्त हो जाएगा और साथ में आपको प्रश्न भी याद हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन ज़्यादा समय न गवाते हुए। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको है या नहीं का ध्यान रखना है। ये पूर्व एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। वित्त मंत्री और उनकी अवधि दे रखी है। तो वित्त मंत्री तुर्गो 1774 से 1776 ईस्वी में था और नेकर 1776 से 1781 ईस्वी में था और केलोन जो है 1783 से 1787 ईस्वी में था। ब्रीन जो है वो वित्त मंत्री इस था, लेकिन इस अवधि में नहीं था, वो किसी और अवधि में था। तो ये इसका सही जवाब है, यानी गलत उत्तर है। गलत उत्तर और इसमें नहीं पूछा है, तो ये सही जवाब है। अब अपन व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या की बात करते हैं। वित्त मंत्री ब्रीन का कार्यकाल 1787 से 89 ईस्वी रहा है और ऊपर है आप देखते हो 72 से 73 बता रखा, जो गलत है। 1787 से 1789 ईस्वी इसका काल था। इसने सभी वर्गों पर समान कर लगाने की सिफारिश की। लुई सोलवे जो उस समय फ्रांस के शासक थे ने ब्रीन के प्रस्ताव को पंजीकरण करने के लिए पार्लियामा, जो वहाँ की संसद थी, पार्लियामा के पास भेज दिया। पार्लियामा में इन करों के पंजीकरण की सिफारिश के लिए स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने का सुझाव दिया गया। यानी स्टेट जनरल यानी वहाँ की जो सभा थी उनको बुलाने का सुझाव दिया गया और ये अधिवेशन 5 मई 1789 को बुलाया गया। यानी अधिवेशन कब बुलाया गया? 5 मई 1789 को बुलाया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रेसबर्ग समझौता पर हस्ताक्षर हुए, तो ये दिसंबर 1805 ईस्वी में हुए। नेपोलियन ने 2 दिसंबर 1805 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिस के युद्ध में रूस के अलेक्जेंडर प्रथम तथा ऑस्ट्रिया के फ्रांसिस द्वितीय को पराजित किया। यानी दोनों को एक साथ नेपोलियन पराजित किया। इस युद्ध में नेपोलियन के हाथों ऑस्ट्रिया की पराजय होकर फ्रांस से 26 दिसंबर 1805 ईस्वी को प्रेसबर्ग की संधि करनी पड़ी। यानी ऑस्ट्रिया पराजित हो गया था ऑस्ट्रिया को फ्रांस के साथ। 26 दिसंबर 1805 ईस्वी को प्रेसबर्ग की संधि करनी पड़ी। इस संधि के परिणाम स्वरूप 16 राज्यों को मिलाकर राइन संघ का निर्माण किया गया, जो जर्मनी के एकीकरण की नींव बना। यानी राइन संघ जो जर्मनी के एकीकरण की नींव बना, यानी जर्मनी के अंदर गिना जाता है। इसी कारण लिप्सन महोदय, एक इतिहासकार हुए हैं लिप्सन महोदय, उन्होंने लिखा है कि यह इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक इतिहास का जन्मदाता नेपोलियन था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो लिप्जिंग का युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। लिप्जिंग के युद्ध में ऑस्ट्रिया, प्रसा, स्वीडन तथा इंग्लैंड ने संयुक्त रूप से मिलकर, यानी इन चारों देशों ने मिलकर लिप्जिंग के युद्ध में नेपोलियन को 18 से 19 नवंबर 1813 ईस्वी को पराजित किया। इस युद्ध के बाद इन राष्ट्रों ने मिलकर सोमेट की संधि की। इस संधि का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के पूर्ण दमन तक सभी को संगठित रहना था। यानी सभी नेपोलियन को दमन करना चाहते थे, नेपोलियन को हराना चाहते थे सभी राष्ट्र मिलकर। अगला प्रश्न है, कौन जैकोबिन दल का सदस्य नहीं था? तो मादाम रोला जैकोबिन दल के सदस्य नहीं थी। यानी मादाम रोला जिरोंदिस दल की सदस्य थी। जैकोबिन की बात करते, जैकोबिन में रोबेस्पियर, दांते, मारा, केमुले, डिमुले तथा जिरोंदिस दल में मादाम रोला, ब्रीसट, कोंडरसे तथा रोलान थे। नेपोलियन को कानून संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेपोलियन जो कानून संहिता बनाई थी उसमें नहीं है पूछा है, ध्यान रखना आप। प्रत्येक पुत्र को संपत्ति में समान अधिकार बिल्कुल था। ब्याज की दर निश्चित की गई, ये भी था। ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाए गए, ये भी था। विवाह को एक समझौता माना गया, ये इसके अंदर नहीं था। इसका सही जवाब नेपोलियन की विधि संहिता, जिसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, विवाह को एक स्थायी बंधन के रूप में स्वीकार किया गया। नेपोलियन ने अपनी विधि संहिता के बारे में कहा, क्या कहा नेपोलियन विधि संहिता के बारे में? मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों में विजय नहीं है, मेरी विधि संहिता ही एक ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और चिर स्थायी सिद्ध होगी। और आज भी नेपोलियन की
विधि संहिता फ्रांस में प्रचलित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की, न दिवालियापन, न करों में वृद्धि और अधिक ऋण? तो ये तुर्गो ने घोषणा की थी। लुई सोल्वे ने 1774 में तुर्गो को वित्त मंत्री नियुक्त किया। तुर्गो ने शक्तिशाली संस्था गिल्ड को समाप्त कर धन को कर से मुक्त रखा। उनका सिद्धांत था, प्रश्न बन सकता है आपके, ये प्रश्न किसका है? उसका सिद्धांत था कोई दिवालियापन नहीं, करों में वृद्धि नहीं और न अधिक ऋण। तुर्गो के बाद नेकर वित्त मंत्री बना, जिसने राज्य के आय व्यय का विवरण जनता के सामने रखा। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया का आशय है। थर्मोडोरियन आतंक के शासन की समाप्ति से संबंधित है। इसकी व्याख्या की बात करते अपन, फ्रांस में 5 सितंबर 1793 ईस्वी से 28 जुलाई 1794 तक का शासन आतंक के शासन के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य गणतंत्र के विरोधियों को नष्ट करना तथा 28 जुलाई 1794 को रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ाने के साथ ही आतंक के शासन का अंत हो गया। गिलोटिन यानी फांसी पर चढ़ा दिया गया। फ्रांस के शासन की समाप्ति को नो थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन और मित्र राष्ट्र के मध्य 18 जून 1815 को वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। वाटरलू किस देश में है? तो वाटरलू वर्तमान में बेल्जियम में। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन का आखिरी और 40वां युद्ध था। मित्र राष्ट्रों की सेना का नेतृत्व इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन तथा प्रसा के ब्लूखर ने किया। युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई और 15 जुलाई 1815 को मेटलैंड के समक्ष नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नेपोलियन को पकड़कर अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 5 मई 1821 को उदर कैंसर के कारण नेपोलियन की मृत्यु हो गई। फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां आतंक के राज्य का नेता कौन था? तो रोबेस्पियर आतंक की क्रांति का नेता था। मिराबो फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक आकर्षक व्यक्ति था। वह चर्च में उस समय आया जब टेनिस कोर्ट 20 जुलाई 1789 की शपथ हो रही थी। मिराबो स्टेट जनरल में तीसरे वर्ग का प्रतिनिधि था। टेनिस कोर्ट की शपथ के समय राजा के प्रतिनिधि ने जनसाधारण के लोगों को टेनिस कोर्ट की जगह से चले जाने को कहा, तो मिराबो ने गरज कर कहा, हम यहाँ जनता की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, जाओ और जाकर अपने आकाओं से कह दो, हमें यहाँ से संगीनों की ताकत से ही हटाया जा सकता है। हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि देश के लिए एक संविधान का निर्माण नहीं कर लेते। अगले प्रश्न की बात करते अपन, यह किसने कहा कि यदि रूसो ना हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव न होती? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। IMP लगा लेना। इसकी व्याख्या की बात करते अपन, रूसो फ्रांस की क्रांति का मुख्य प्रेरक था। रूसो फ्रांस की क्रांति के महान सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जनक माना जाता है। इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविधान सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के जंगलों में रहकर लिखी। इस पुस्तक ने क्रांति को जन्म दिया। इसने अपनी पुस्तक में लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजा के इर्द गिर्द केवल एक ही पुरुष है, वह है उसकी स्त्री। यह कथन किसका है? यह है मिराबो का। लुई सोल्वे पर उसकी पत्नी मेरी आंतवानेत का अधिक प्रभाव था। मेरी आंतवानेत विवेकहीन, अपव्ययी और घमंडी महिला थी। फिशर के अनुसार आलोचकों को यह सायरन भोंपू के समान लगती थी, जो राज्य रूपी जलपोत को चट्टानों की ओर ले जा रहा हो। व्यवहारिक दुनिया से यह कितनी दूर थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनता के लिए रोटी अनुपलब्ध होने पर उसने कहा, यदि रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खा लेते? कि रोटी नहीं मिल रही तो केक कहाँ से मिलेंगे? लेकिन ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं था इसमें मेरी आंतवानेत में। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दिवस जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई 1789 को लुई सोल्वे ने वित्त मंत्री नेकर को पदच्युत कर दिया। इससे फ्रांस में उत्तेजना का माहौल पैदा हो गया। इस तनावपूर्ण माहौल में कामिल देमूले नामक पत्रकार ने बास्तिल दुर्ग में अधिकार होने की अफवाह फैला दी। भीड़ ने उस पर आक्रमण कर दिया और कैदियों को रिहा कर दिया। 14 जुलाई की यह घटना निरंकुशता का पतन तथा जनता की विजय का प्रतीक थी और फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? तो 26 अगस्त 1789 को मानव अधिकारों की घोषणा की गई। मानव अधिकारियों की घोषणा 26 अगस्त 1789 को लाफायते के प्रस्ताव पर की गई। घोषणा पत्र में 17 धाराएं थी, जिसमें कहा गया कि सभी मनुष्य जन्मजात स्वतंत्र तथा समान है।
संप्रभुता जनता में है तथा कानून जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। गेबल क्या था? गेबल जो था वो नमक कर था। गेबल फ्रांस में वसूल किया जाने वाला नमक कर था। धर्माधिकार द्वारा लिखा जाने वाला टी कर था जो कृषि का 1/12 भाग था। विगमिट आयकर तथा बेनेलाइट बुचरखाने शराब पर अन्य प्रमुख वसूल किए जाने वाले कर थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में लेत्र द कासे क्या था? लेत्र द कासे गिरफ्तारी वारंट था। लेत्र द कासे एक प्रकार का वारंट था जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करके बताना है। तो 5 मई 1789 एस्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ के द्वारा निरंकुशता के प्रतीक बास्तिल दुर्ग का पतन हुआ। और 4 से 14 अगस्त 1789 राष्ट्रीय सभा द्वारा विशेषाधिकार की समाप्ति, बिल्कुल सही है। और डी 26 अगस्त 1789 मानव अधिकार की घोषणा, यानी सभी सुमेलित है। क्रांति की पूर्व संध्या पर अकाल भूखमरी से त्रस्त भूखे नंगे लोग एकत्रित हो रहे थे, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें सांक्यूलोत कहा गया। कौंत रांदियू यह राज्य के आय व्यय का विवरण था जिसे पहली बार नेकर ने प्रस्तावित किया था। कहिए। एस्टेट जनरल में जनता के प्रतिनिधि समस्याओं एवं शिकायतों के पत्र अथवा सूची लाए थे, उसे आइए हाँ कहा गया। फिजियोकेटस ने फ्रांस में अर्थशास्त्री वर्ग था जो आर्थिक क्रियाओं को सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की पुरातन व्यवस्था जिसके तहत किसानों को सामंत के यहाँ बेगार करनी पड़ती थी, उसे क्या कहा जाता? उसके कोरवी कहा जाता। कोरवी फ्रांस में पुरातन व्यवस्था में सामंतों का बलात् श्रम अधिकार था। वहीं फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में जो आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था थी उसे आसिया रेजिम कहा गया। द स्पिरिट ऑफ लॉ यानी कानून की आत्मा पुस्तक के रचयिता कौन है? ये मोंटेस्क्यू है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सर्वप्रथम इसी फ्रांसीसी विचारक ने दिया था, तो इसको ध्यान रखें, IMP लगा ले आप। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 20 सितंबर 1792 को वाल्मीकि के युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति डुमेरियो ने फ्रांस की सेना को पराजित किया था। इनके अगले दिन 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र समाप्त करके गणतंत्र की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आतंककाल शासन की स्थापना करने वाले दल का नाम क्या था? तो यहाँ पे जैकोबिन था। जैकोबिन क्लब की बैठक पेरिस के जैकोब के गिरजाघर में होने के कारण इसका नाम जैकोबिन पड़ा। इस दल के प्रमुख नेता दांतो, रोबेस्पियर, मारा, कैमिले तथा हेयर थे तथा इस दल की शक्ति का केंद्र पेरिस था जो फ्रांस की राजधानी बना। ये उग्र गणतंत्रवादी तथा यथार्थवादी थे। इस दल ने आतंक का राज्य स्थापित किया। इनमें रोबेस्पियर सबसे प्रभावशाली नेता था। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। सरकार आय के अनुसार व्यय करने के बजाय व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कथन किसका है? ये हेजेन का कथन है। इतिहास की क्लास कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।